हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 में अब शुरू करने वाला हूं और इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था और उस पार्ट 1 में जो अंतिम हमारा टॉपिक जो था वो था आपका यहाँ पर मौर्य प्रशासन में आपकी सैन्य व्यवस्था। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था के आगे हम देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है लॉ सिस्टम, न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजा होता था उसी में ही सबसे ज़्यादा शक्तियाँ निहित होती थी। राजा फाइनल डिसीजन दे सकता था, जो भी, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में अगर कोई जाना चाहता है तो वो होता है प्रेसिडेंट। तो लास्ट में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आपका किंग वॉज द लास्ट जज। ठीक है, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे लॉज होते थे और यहाँ पे दंड बहुत कठोर मिलते थे, जिस कारण से लोग डर के मारे यहाँ पर जो यहाँ पे कोर्ट्स जो थे, इतने केसेस आपको देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन बहुत बड़ा साम्राज्य था तो केसेस बनने ही बनने थे। ठीक है, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे छोटी इकाई जो होती है, अगर जुडिशरी की मैं बात करूँ तो वो ग्राम सभा ही होती है। तो ग्राम सभा में ही यहाँ का जो लीडर होता था, जिसको मैं आपको पिछले वीडियो में बताया, ग्रामीणी। तो ग्रामीणी ही जो गांव का एक जज होता था और उसको छोटे मोटे जो केसेस होते थे वो खुद निपटा सकता था, तो ग्राम लेवल पे ही। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कोई जाना चाहता था तो उसके ऊपर जो कोर्ट होते थे, जैसे संग्रहण कोर्ट्स होते थे, द्रोणमुख होते थे, स्थानीय होते थे, जनपद कोर्ट्स, ये सब ग्राम जो होते थे इनके ऊपर के कोर्ट्स होते थे। ठीक है, देखिए, अर्थशास्त्र के हिसाब से दो प्रकार के कोर्टों की यहाँ पर कौटिल्य ने बात करी है। ठीक है, वो दो कौन कौन से कोर्ट है, एक है धर्मस्थानीय कोर्ट और दूसरा है कंटक शोधन कोर्ट। तो एक एक करके इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास धर्मस्थानीय कोर्ट। ठीक है, तो ये नागरिकों के जो आपसी जो विवाद होते थे ये उनका निपटारा करता था। ठीक है, तो इन्हें दीवाने अदालत भी कहा जाता था। ओके, तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप के केसेस आते थे, जैसे मानहानि का केस आ गया, मारपीट का केस आ गया, चोरी डकैती लूट मार के, और जितने भी मामले होते थे ये सब धर्म स्थानीय कोर्ट के अंतर्गत आते थे। उसके बाद है कंटक शोधन कोर्ट। ठीक है, कंटक शोधन कोर्ट में बेसिकली स्टेट और सिटीजन्स के बीच में जो विवाद होते थे इन दोनों के बीच में, उनका निपटारा यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यवहारिक जो महामात्र होता था, ठीक है, उसको नगर न्यायाधीश कहा जाता था और जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ सकते हैं, व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश और जनपद न्यायाधीश को रज्जुक यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, प्रदेष्टि फौजदारी मामलों को ये निपटाता था। तो स्पेशल एक टर्म है, एक ऑफिसर का नाम होता था प्रदेष्टि। तो जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते थे, फौजदारी मामले जो होते थे, उनको प्रदेष्टि ही निपटाता था। ठीक है, अब देखिए, स्पाई सिस्टम की बात करते हैं तो कौटिल्य ने एक बहुत तगड़ी स्पाई सिस्टम अपनी बनाई थी और इस स्पाई सिस्टम के दम पर उसने जो धनानंद जो था उसको तोड़ने में सफलता प्राप्त करी थी, क्योंकि जो स्पाई होते थे ये इनको दूर दूर की खबरें ला के देते थे, इंटरनल मैटर्स बताते थे, तो ये अपनी जिससे रणनीति बना लेते थे। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल एक डिपार्टमेंट था तो इसीलिए इसको एक अलग ही अमात्य के अंडर में कर दिया गया था। ठीक है, और जिसे महामात्य परसप भी कहते थे। तो जो उस ऑफिसर का नाम जिसके अंतर्गत ये स्पाई सिस्टम इन्होंने रखा था उसका नाम था महामात्य परसप। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो गुप्तचर जो होते थे इनको गूढ़ पुरुष भी कहते थे। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं, जो कि बहुत बड़ी एक प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम को जानने की उस समय पे बहुत बड़ी पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए, उस समय पे दो प्रकार के स्पाई सिस्टम्स होते थे। ठीक है, एक का नाम था संस्था और दूसरे का नाम था संचार। अब संस्था क्या होता था कि ये बेसिकली एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होते थे, जैसे मतलब एक शहर है तो शहर के अंदर की ही खबरें ये आके देते थे। उसके बाद है संचार। संचार वाले जो बंदे होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह की जो खबरें होती, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के जितने भी जो गुप्त बातें होती थी, समाचार होते थे, ये लेके आते थे। अब देखिए, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, मेल और फीमेल जो स्पाइस होते थे उनको क्या क्या कहते थे। जो मेल जो स्पाई होता था उसको संति, तीक्ष्णा, सरद के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, जो फीमेल स्पाई जो होती थी उसको वृषली, भिक्षुकी, परिव्रजक, इनके नाम से इनको जाना
जाता था। ये सब स्पाइस सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब देखिए उसके बाद इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी से पूरा देश चलता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, मेन डिपेंडेंस जो होती थी उस समय की कृषि होती थी, पशुपालन होती थी और ट्रेड। ठीक है, तो जो स्टेट की जो कृषि भूमि होती थी, मतलब राज्य की जो कृषि भूमि होती थी, उसकी देखभाल कौन करता था? शीत दक्ष करता था। ठीक है, तो शीत मतलब जोतना, मतलब जो जुताई वाली जो होती है, शीताध्यक्ष करता था। ठीक है, और ये जो स्टेट की जो जमीन होती थी, इस पर किन से काम लिया जाता था? जो दास होते थे, कर्मचारी भी रखे जाते थे, और बेसिकली जो कैदी होते थे, इनके द्वारा ही यहाँ पर काम लिया जाता था। ठीक है, अब देखिए टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ टैक्स लैंड ही होता था। ठीक है, इसका ये एक छठा भाग लेते थे। ठीक है, अब हम कुछ टैक्सेस की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के टैक्सेस उस समय पे मौर्य साम्राज्य में लिए जाते थे। सबसे पहला है सीता। ठीक है, सीत मैंने आपको पहले बताया, जो टैक्स जो भूमि से मिलता था उसको सीत टैक्स कहते थे। ठीक है, उसके बाद है भाग, जो उपज से प्राप्त होता था, किसानों के जो उपज से जो टैक्स प्राप्त होता था उसे भाग कहते हैं। उसके बाद है प्रवेश्य। प्रवेश्य का मतलब इम्पोर्ट टैक्स, जो बाहर से माल आ रहा है उससे इम्पोर्ट टैक्स बेसिकली 20% उसका लेते थे। उसके बाद है बलि, तो एक प्रकार का ये लैंड टैक्स ही होता था जिसको बलि कहते थे। ठीक है, उसके बाद है हिरण्य। हिरण्य बेसिकली जो ज़मीन की उपज को हटाकर उसके जगह पे जो नकद टैक्स लेते थे उसको हिरण्य कहते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे जो टैक्स होते थे, कुछ जैसे नाव एवं पत्तन टैक्स, मतलब पोर्ट टैक्स हो गया, और नावों के द्वारा जो इनलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहाँ से जो टैक्स प्राप्त होता था। ठीक है, चरागाहों से इनको भी टैक्स प्राप्त होता था, और रोड टैक्सेस ये सब मिलते थे इनको। ये सब इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इरिगेशन से यहाँ पे इनको टैक्स प्राप्त होता था। ठीक है, तो इरिगेशन से ये लोग अलग टैक्स लेते थे। वो कितना होता था? 1.1/5 से लेके 1/3 तक का टैक्स यहाँ पे ये इरिगेशन से अलग से लेते थे। ठीक है, तो अगर लैंड टैक्स और इरिगेशन टैक्स को अगर मिला दें तो किसान को लगभग 1/2 भाग देना पड़ता था पूरे अपनी उपज का। ठीक है, तो जिसके अंदर का लैंड भी आ गया और इरिगेशन भी आ गया। ठीक है, लेकिन उस समय में कुछ छूट क्या थी कि जो लैंड टैक्स जो होता था हर जगह एक जैसा नहीं होता था, तो वो डिपेंड करता था फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर। ठीक है, अगर अच्छी कृषि भूमि है तो वहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे, और अगर थोड़ी फर्टिलिटी कम है उस ज़मीन की तो वहाँ पर टैक्स थोड़ा कम लेते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, कुछ अधिकारियों के नाम मैं आपको बताता हूँ उस समय पे क्या क्या होते थे। सबसे पहला है जैसे क्षेत्रक। ठीक है, तो जो ज़मीन का लैंडलॉर्ड होता था उसको क्षेत्रक कहते थे। उपवास, जो काश्तकार होते थे इनको उपवास कहते थे। ठीक है, अब देखिए उस समय का जो स्पेशल उद्योग था, किस प्रकार का उद्योग यहाँ पर सबसे ज़्यादा फला फूला, वो था आपका सूत काटना और बुनने का जो उद्योग होता था, उस समय का सबसे बड़ा उद्योग होता था। ठीक है, उसके बाद है पण्याध्यक्ष। ये एक स्पेशल ऑफिसर होता था, ये जो कारखानों में बनी हुई वस्तुएं होती थी उनको बाजार में जाकर बेचता था, तो पांड्याध्यक्ष। उसके बाद है लक्षणाध्यक्ष, ये जो मुद्रा होती थी उसको ये जारी करने का काम करता था। ठीक है, तो लक्षणाध्यक्ष। अब देखिए मौर्यन टाइम में कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलते थे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है पर्ण, तो ये चांदी का बना हुआ होता था। उसके बाद है सुवर्ण, नाम से मालूम चल रहा है सोने का। उसके बाद है मशक, तो ये तांबे का बना हुआ करता था। कांकड़ी, ये भी एक प्रकार से तांबे का बना हुआ सिक्का ही होता था। ठीक है, और जो अधिकारी मुद्रा को चेक करता था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। ओके, अब ट्रेड की बात करते हैं। देखिए जो मौर्य कालीन जो ट्रेड था बहुत ही ज़बरदस्त फ्लरिशिंग एक मोड में था, और केवल इंडिया ही नहीं पूरे साम्राज्य में वो बाहर के देशों तक में ट्रेड फैला हुआ था। ठीक है, मौर्य काल में जो ट्रेड होता था ये वाटर और लैंड सिस्टम दोनों से होता था। ठीक है, तो अगर लैंड सिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये विदेशों तक पूरे लैंड सिस्टम से जुड़ा हुआ था, और वाटर से तो भैया समुद्र मार्ग को तो उसने पूरा एक प्रकार से कैप्चर करके रखा हुआ था, जिसमें इनलैंड वाटरवेज भी हुआ करते थे। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप्ड फॉरेन ट्रेड उस समय था। किन किन कंट्रीज के साथ में था? देखिए रोम, सीरिया,
फारस और मिस्र, ये सब बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आज से 2-3 हज़ार साल पहले इंडिया का जो ट्रेड जो था वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में सबसे ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। तो ये कह सकते हो सोने की चिड़िया सही में भारत उस समय पे था। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न जो इंडिया है, यहाँ पर जो भृगु कच्छ नाम का जो पोर्ट है यहाँ से ट्रेड होता था, और ईस्टर्न पार्ट में जो ताम्रलिप्ति नाम का जो यहाँ पर पोर्ट है यहाँ से ये ट्रेड होता था। ठीक है, और इंडिया में उस मतलब मौर्य काल में इंटरनल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। और कौन कौन से जो ट्रेडिंग हब थे उस समय पे, देखिए तक्षशिला था, काशी, उज्जैन, कौशंबी, पाटलिपुत्र और तोसली उस समय के एक ट्रेडिंग हब थे इंडिया में। इंडिया में अगर कहूँ तो मौर्य काल में, ठीक है, क्योंकि इंडिया के तो सपना मौर्य काल में ही देख लिया गया था। ठीक है, उस समय का जो मेन ट्रेडिंग जो उद्योग जो था, सबसे बड़ा उद्योग जो था, अगर मैं ट्रेड की बात करूं, वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिंग शिप्स, क्योंकि इनका व्यापार जो था विदेशों तक था और समुद्र मार्ग से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। तो जो समुद्री जहाज, जो ट्रेड वाले जो समुद्री जहाज बनाने होते थे, उस समय का बहुत बड़ा ये उद्योग था। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट और ये था सेकेंड पार्ट। तो इसके आगे मैं आपको मौर्योत्तर कालीन जो राज्य थे, मतलब जब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का पतन हुआ तो उसके बाद में कौन कौन से साम्राज्य बनकर आते हैं और उनकी जो एक सूची मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।